नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक टेक्स्ट कंटेक्स्ट में से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। हालांकि इस आर्टिकल में भी ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, जैसे बिल के प्रोविजंस क्या हैं, क्रिटिसिजम्स क्या हैं, क्यों बिल लाया गया। इस प्रकार से ये आर्टिकल नहीं है। तो 2-3 इसी इशू से संबंधित आर्टिकल्स हम दूसरे न्यूज़पेपर से कंपाइल करके ये इशू कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल ट्रिब्यून का डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले देखो, अक्सर ये कहा जाता है कि एक सिविल सर्वेंट को ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब जानते हो आप फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब तो क्या है, लेकिन लिखोगे क्या? लिखना ये है, देखो, पब्लिक सर्विस को कैसे डिलीवर करना है, इसके लिए सरकार ना एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना के रखती है, और उस ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर सिविल सर्वेंट को लोकल सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए अपने आप को ढालना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अब ना एक स्कीम लॉन्च की है सरकार ने, और सरकार ने प्रोविजन ये किया है कि जो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करता है ना, वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। अब देखो, आप उस एरिया के एसडीएम हो, आपको पता है आपके ज्यूरिडिक्शन में ना एक पहाड़ी है जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां पे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, और उस पहाड़ी पर रहने वाले जो लोग हैं ना, उसमें से बहुत सारे उस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। या तो आप देखो ऐसा कुछ कर दोगे कि नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही हम एक्सेप्ट करेंगे, सारे के सारे आओ नीचे जहां पे नेट है, अप्लाई करो, वापस जाओ। बट देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज में है कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो पहाड़ी एरिया में और डॉक्यूमेंट्स उनके कलेक्ट करो। जो जो एलिजिबल हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि डिजर्विंग लोग जो हैं वो स्कीम के लाभ से रह ना जाएं। सरकार का मेन मकसद था स्कीम का लाभ डिजर्विंग लोगों तक पहुंचे। अब नहीं नेट कनेक्टिविटी उनके पास में, सिर्फ इसलिए वो स्कीम से वंचित नहीं रहने चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हो पहाड़ी पर। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई जॉब है, जॉब के लिए आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, और क्वालिफिकेशन ये है कि हाइट जो है वो कम से कम 165 होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। लेकिन ना वहां पे एक लोकल ट्राइब है जो आपको रिप्रेजेंटेशन देती है कि हम भी इस जॉब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन जेनेटिकली हमारी ट्राइब में ना हाइट सबकी छोटी होती है, मैक्सिमम हाइट ही 162 है, तो इसलिए हम इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप ना इनके केस को देखते हुए सरकार को लिखोगे। ऐसा नहीं कि आप क्वालिफिकेशन डाउन कर दोगे, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं, एकदम से आप नहीं कर सकते, लेकिन आप सरकार को लिखोगे कि ये केस है, लोकल ट्राइब है, ये जॉब रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन जेनेटिकली इनकी हाइट कम है। तो सरकार से जो जवाब आता है ना, उसके लिए आप फिर फर्दर एक्शन लोगे। लेकिन आप सीरियस नहीं हो तो फिर आप उनको लौटा दोगे, ट्राइब को आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सरकार के नियम है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप एक कंपैशनेट और आप सर्विस के प्रति डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट हो, तो आप सरकार को जरूर लिखोगे कि देखो ये केस है, प्लीज कंसीडर कर लीजिए। तो सरकार जो जवाब देगी उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे फिर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करनी है जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, क्यों न्यूज़ में है ये बिल? रिसेंटली ये जो बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद थोड़ा विवाद पैदा हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके नेतृत्व में 3 कृषि लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था किसानों के द्वारा, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने और अपोजिशन ने इस बिल का विरोध किया। अपोजिशन का कहना यह था, सरकार ने चूंकि वादा किया था संयुक्त किसान मोर्चा से कि यह बिल पास नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो फिर सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है? सरकार का यह कहना है, देखो बिल आया है, अभी पास नहीं हुआ है, बिल भेजा जाएगा एनर्जी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास में, सभी तबकों से, सभी स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन के लिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा या फिर किसी दूसरे सेक्शन को जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकता है। अब देखो, एक एक करके हम सिस्टमेटिक ढंग से इस बिल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है
ये बिल आखिरकार इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, क्या जरूरत महसूस हुई? जरूरत देखो इसलिए महसूस हुई, अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनीज है ना, डिस्कॉम्स, वो घाटे में चल रही हैं। उनको बहुत पैसा देना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनीज को, और ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनीज फायदे में चल रही हैं, उनके ऊपर भी कर्ज काफी ज्यादा है। उनको पैसा चुकाना है कोल इंडिया लिमिटेड का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनीज ने कोयला ले लिया कोल इंडिया से, लेकिन उसके पैसे नहीं चुकाए। पैसे क्यों नहीं चुकाए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनीज ने इलेक्ट्रिसिटी को बेच दिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जो इलेक्ट्रिसिटी को घर घर तक पहुंचाती हैं, उनसे पैसा नहीं आया। उनसे पैसा क्यों नहीं आया, उसके अलग इश्यूज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का कहना है हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं, सरकार काफ़ी बार मजबूर कर देती है सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी बेचने के लिए, बहुत इश्यूज हैं। तो ना सरकार का मकसद ये है पूरे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ना रिवैम्प किया जाए, मतलब पूरे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो बिल का मकसद ये है पेमेंट फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन करना, रेगुलेटर्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में उन्हें इंपावर करना, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कंपटीशन को एनकरेज करना। इसके साथ साथ अब जो ग्रीन एनर्जी पर फोकस हो रहा है ना काफ़ी ज़्यादा, इंडिया ने कमिटमेंट भी की है 2070 आते आते हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव कर लेंगे। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स में हमने जो कमिटमेंट की थी उनको भी हमने हाल ही में अपडेट किया। तो ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस करना यह भी मकसद है बिल का। इसके साथ साथ जिन कंपनीज को लाइसेंस मिला हुआ है ना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का, उन कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करना। तो इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में यह बिल सरकार के द्वारा लाया गया है लोकसभा में। अब समझ गए आप आवश्यकता क्या थी बिल को लाने की। यह जो बिल है ना, यह 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड करता है। आप एक बार यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन देख लीजिए, एक सेकंड में निकाल लेता हूं। हाँ, 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था, उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2003 में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था ना, उसका मकसद था अलग अलग राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन संबंधित, डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित, ट्रेडिंग संबंधित और इलेक्ट्रिसिटी के यूज संबंधित कानून ना अलग अलग हैं, उन सबको कंसोलिडेट करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लॉज को हमारे देश में कन्वर्ज करना। सिंपल भाषा में बोलूं तो यूनिफॉर्मिटी लेके आना, यह मकसद था 2003 के इस एक्ट का। एक्ट में कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, सभी एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने की कोशिश की गई थी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को रैशनलाइज करने की कोशिश की गई थी, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से जितना कॉस्ट आ रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। तो इस एक्ट के बाद ना डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया। बाद में 2007 में यूपीए की सरकार के द्वारा भी इस एक्ट को अमेंड किया गया था। लेकिन देखो समय के अनुसार फिर से कोशिश हुई इस एक्ट को अमेंड करने की। बिल आए 2014 में, 17 में, 18 में, 20 में और 21 में, लेकिन बिल पास नहीं हो सके। अब फाइनली लोकसभा में ये अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोविजंस क्या है? सबसे पहला प्रोविजन देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, जैसे सेंट्रल लेवल पे है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसी प्रकार के कमीशंस स्टेट लेवल पर भी हैं। तो उन कमीशन के मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उसको स्पेसिफाई किया गया है। कोशिश की गई है कि वैकेंसीज खाली ना रहे कमीशन में और मेंबर्स की टाइमली अपॉइंटमेंट हो जाए। इससे होगा क्या, ये जो कमीशंस हैं वो अच्छे से काम कर सकेंगे। अगर देखो क्वालिटी मेंबर्स हैं, टाइमली अपॉइंटमेंट है, वैकेंसीज नहीं है, तो फिर कमीशन अच्छे से काम कर सकेंगे ना। बिल ये भी प्रपोज करता है कि अगर कोई स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अगर अपने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पा रहा है वैकेंसीज की वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट से कंसल्ट करने के बाद उस स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के काम को किसी दूसरे स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को सौंप देगी। बिल में यह भी प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी रेगुलेटरी बॉडी का मेंबर जो है रूल्स को वायलेट करता है, ड्यूटी में कोताही बरतता है, तो उस मेंबर को रिमूव किया जा सकता है।
नेशनल जो कमिटमेंट्स हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ बिल का एम यह भी है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, इसकी फंक्शनिंग को मजबूत किया जाएगा ताकि जो ग्रिड है ना उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कई सारे स्टेट्स पेमेंट नहीं करते हैं लेकिन ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेते रहते हैं, तो इसकी वजह से ना काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बिल में यह बोला गया है कि अगर देखो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट नहीं इंश्योर किया है, मतलब पेमेंट नहीं जमा करवाई है, तो फिर सप्लाईज को कट किया जा सकता है एक निश्चित प्रोसीजर को फॉलो करके। प्रोसीजर जैसे कि बताते होंगे, रेगुलरली इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कि आप पेमेंट जमा करवाइए, ये सब चीज़ें। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे अभी टेलीकॉम सेक्टर में होता है, आपके पास मर्जी है ना, आप कोई भी कंपनी का सिम ले सकते हो, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का। उसी प्रकार से ना अब आप अपने मोहल्ले में ना जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना उसको चेंज कर सकते हो। अब आपके मन में ये आया होगा टेलीकॉम सेक्टर में तो वेव्स होती हैं इसलिए ऑपरेशन चलाना आसान होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं क्या ये सब अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेंगी? क्या सबकी अपनी अपनी तारें होंगी? नहीं, वायर्स सबकी सेम ही होंगी। मतलब एक जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना दूसरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकेगी। सबको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन कंज्यूमर्स को फायदा होगा, उनके पास चॉइस होगी। अगर उनको लगता है कि कट ज़्यादा लग रहे हैं बिजली के, तो फिर वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बिल में ये बोला गया है कि जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो हैं वो रिवाइज किए जाएंगे। मतलब 1 यूनिट बिजली के कितने दाम हैं उनको रिवाइज किया जाएगा। इसके लिए एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा और वो कमीशन मैक्सिमम और मिनिमम टैरिफ जो है वो बताएंगे कि आपके मैक्सिमम बिजली 1 यूनिट इतने हो सकती है दाम और मिनिमम 1 यूनिट बिजली के दाम इतने हो सकते हैं। यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों तरह के टैरिफ प्रिस्क्राइब किए जाएंगे कमीशन के द्वारा। अब बहुत बार देखो कुछ कंपनीज ना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हैं, उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता। बिल में ये बोला गया है अगर रेगुलेटर लाइसेंस नहीं देते हैं ना 90 दिनों के अंदर अंदर, तो माना जाएगा कि हाँ ऑटोमेटिकली उस एंटिटी को, उस कंपनी को लाइसेंस मिल गया है। तो इससे ना अब रेगुलेटर्स जल्दी से डिसाइड करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है 90 दिनों के अंदर नहीं डिसाइड किया तो ऑटोमेटिकली जिसने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए उसको लाइसेंस मिल ही जाएगा। लास्ट प्रोविजन, अगर बिल के प्रोविजंस को वायलेट किया जाता है तो पेनल्टी इनहेंस करने का कहा गया है। लेकिन एक चीज यह भी बोली गई है कि अभी इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं ना, तो इसे इंप्रिजनमेंट हटा दिया जाए, सिर्फ फाइन हो। समझ गए? तो ये हमने बिल के प्रोविजंस को डिस्कस किया। अब देखो क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? देखो मेन सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म स्टेट्स की तरफ से हो रहा है। स्टेट्स कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टेट लिस्ट में आता है लेकिन सेंटर स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में यूनियंस हैं वो ये कह रही हैं कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स को धीरे धीरे अब प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, उनका विरोध ये है। संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे किसान संगठनों का विरोध ये है इस बिल को पास करवा के सरकार एक प्रकार से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने की कोशिश करना चाहती है। इससे किसानों को फायदा होगा, उनकी जो इनकम है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। और एक पॉइंट फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है, मतलब फेडरलिज्म से संबंधित है कि स्टेट से कंसल्ट नहीं किया गया है, स्टेट से कंसल्ट किए बिना ये कानून बनाया जा रहा है सेंटर के द्वारा। सॉरी, एक चीज मैंने ये बोली ना, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ना कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। समझ गए? तो ये मैंने गलती से पहले बोल दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी स्टेट सब्जेक्ट है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। हालांकि सेंटर इस पे कानून बना सकती है लेकिन कंसल्ट तो जरूर करना चाहिए स्टेट्स के साथ में, ये जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो विजन ये है 2025 तक इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का बनाना है, लेकिन इसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ना बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हमारे देश में 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं वो कोर इंडस्ट्री में आते हैं। कौन से ये 8 सेक्टर्स हैं? यहां पर देखिए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। इनका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वेटेज कितना कितना है इस प्रकार से है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये घटता जाएगा। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी का, तीसरे नंबर पे स्टील का, फिर कोल का। यूपीएससी ने एक बार प्री में ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए ज़रूरी है यूपीएससी पूछ सकती है। और देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित अगर दूसरी बेसिक जानकारी हम डिस्कस करें, ये बताता है हमारे देश में, इंडिकेट करता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है, घट रही है। इस इंडेक्स का बेस ईयर है 2011-12। यहां पर देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, ये ओवर ए गिवन पीरियड मेजर करता है वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन में कितना बदलाव आया है, यानी पहले कितना प्रोड्यूस हो रहा था और अब कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इस इंडेक्स को कंपाइल और पब्लिश किया जाता है हर महीने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ये जो ऑफिस है ना, एनएसओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इस इंडेक्स में ये जो 8 इंडस्ट्रीज है ना जिनकी हमने बात की, इनका जो वेटेज मिला के है वो है 40.27%। तो ये तो बेसिक जानकारी हमने डिस्कस कर ली। अगर देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की टाइमलाइन हम डिस्कस करें ना, हमारे देश में आज़ादी से पहले तो आपको पता है हैंडीक्राफ्ट वगैरह हमारे जो कारीगर लोग हैं ना वो बनाया करते थे, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इंग्लैंड में। 1868 में टाटा ग्रुप ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 1830 में फर्स्ट चारकोल फायर आयरन मेकिंग इस्टेब्लिश हुई तमिलनाडु में। उस समय पॉलिसीज इंडस्ट्रियल जो थी ना काफ़ी रिग्रेसिव थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज कर रहे थे। 1948 से लेकर 1991 के बीच में सरकार ने किन चीज़ों पे फोकस किया? 5 ईयर प्लान्स बनते थे, आपको याद होगा। तो उस समय तो सरकार ने ना उस समय बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। 1956 में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था। आयरन एंड स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, लिग्नाइट प्रोजेक्ट्स, इन सब पर ज़्यादा फोकस रहा प्लानिंग में। बाद में देखो धीरे धीरे फोकस एग्रो इंडस्ट्रीज पर भी शिफ्ट हो गया, लेकिन लाइसेंस राज धीरे धीरे बढ़ता गया और हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना वो ख़त्म होती गई। यानी विदेशों की इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में हमारी जो इंडस्ट्रीज थी ना वो इनएफिशिएंट हो गई, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रही, माल उनका नहीं बिकता था, प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो गई। फिर 1991 में रिफॉर्म्स आए, एलपीजी रिफॉर्म्स। उसके बाद तो लाइसेंस राज को ख़त्म करने की कोशिश की गई, सर्विस पे ज़्यादा फोकस हो गया, सर्विस का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में बढ़ गया। सर्विस मतलब देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन बन गए। बहुत सारे पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया गया और एमएसएमईज पर भी सरकार के द्वारा फोकस किया गया, क्योंकि सरकार को लगा कि एमएसएमईज जो हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। अब चौथा फेज 2014 से लेकर 2022 के बीच में मेक इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस किया गया। सरकार ने कोशिश की कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी सरकार ने लॉन्च की। तो ये हमने एक बेसिक टाइमलाइन डिस्कस कर ली। लेकिन देखो देश में ना इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले लैक ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अच्छा नहीं है। आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, टेलीकॉम संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, अच्छा नहीं है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सिटीज़ में अच्छा है, गांव में अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की पहले आर्टिकल में, ज़्यादातर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं ना वो घाटे में चल रहे हैं। रेल ट्रांसपोर्ट पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। मैन पावर उतनी स्किल्ड नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोग यूथ हैं, मतलब देश यूथफुल है लेकिन स्किल्ड नहीं है। यूथ के पास में ना स्किल्ड नहीं है जो स्किल चाहिए इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट, मेंटेनिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड। देखो एमएसएमईज को अभी भी ना कम क्रेडिट मिलता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, तो एमएसएमईज को अपने ऑपरेशंस चलाने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट, रिलायंस ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स। अभी भी बहुत सारे चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए फॉरेन प्रोडक्ट्स पर रिलायंस है, फॉरेन इंपोर्ट पर डिपेंड करती हैं हमारी डोमेस्टिक कंपनीज। जैसे देखो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मशीनरी, आयरन एंड स्टील, पेपर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, प्लास्टिक मटेरियल, इसके लिए फॉरेन
इंपोर्ट पर डिपेंड करती हैं हमारी कंपनीज। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर लोकेशन बेस। काफ़ी बार देखो पॉलिटिक्स के चलते ना सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे पहले ज़्यादा हुआ करता था, ऐसे पॉलिटिक्स के चलते ऐसे ऐसे राज्यों में प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर दिए जाते थे जहां पे लोकेशन अच्छी नहीं है। मतलब जैसे रॉ मटेरियल किसी दूसरे राज्य में उपलब्ध है, वहां पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होनी चाहिए थी, नहीं। लेकिन चूंकि फॉर एग्जांपल रेल मिनिस्टर या फिर स्टील मिनिस्टर किसी दूसरे राज्य में है, तो वो अपने राज्य में कोशिश करते हैं कि मेरे राज्य में ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, जबकि लोकेशन परमिट नहीं करती, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? वो इंडस्ट्री इनएफिशिएंट होगी फिर। नेक्स्ट है लॉस इन पीएसयूज। हमारे देश में ज़्यादातर जो पीएसयूज है ना अभी भी घाटे में चल रहे हैं, तभी सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया। तो अब जो और पीएसयूज घाटे में चल रहे हैं ना, वहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। ये कुछ स्कीम है सरकार ने जो लॉन्च की है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, भारतमाला प्रोजेक्ट, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। अब क्वेश्चन उठता है सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार देखो बहुत कुछ कर सकती है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर सकती है। मुंबई में फर्स्ट लाइन बनी है ना मेट्रो की, घाटकोपर से लेकर वर्सोवा के बीच में, ये पीपीपी की मॉडल पे चलाई गई है। तो दूसरे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पीपीपी के मॉडल पे चल सकते हैं। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स। जहाँ जहाँ पर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखते हैं ना, चाहे वो कोर सेक्टर हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। ऑप्टिमम यूज ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे देश में यूथ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनको स्किल देने की आवश्यकता है, इसको यूज़ किया जाए डेमोग्राफिक डिविडेंड को। अगर अदरवाइज खिड़की जो है बंद हो जाएगी, मतलब ज़्यादा समय नहीं रहेगा। एज हमारे देश की एवरेज अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी चाइना की तरह। R&D ज़्यादा होनी चाहिए। पोटेंशियल देखो है देश के पास ग्लोबल हब बनने का। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ रही है, हर एक डेटा पॉइंट को कनेक्ट करने की आवश्यकता है, एनालाइज करने की आवश्यकता है, इंडिया क्या नया कर सकता है दूसरे देशों के कंपटीशन में। और अभी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, उसमें भी रिफॉर्म लाने चाहिए, मीडियम टर्म में रिफॉर्म्स भी और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रिफॉर्म्स भी, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी की डबल डिजिट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसको सस्टेन किया जा सके। तो इसके लिए क्या चाहिए? इफेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डेमोग्राफिक बेनिफिट वार्निंग से संबंधित है। श्याम शरण का ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, ट्रिब्यून में है, और जीएस के तीनों पेपर से आप इसे रिलेट कर सकते हो, पेपर 1, 2, 3। अब चूंकि पॉपुलेशन की बात है, जीएस पेपर 1 में पॉपुलेशन है, पॉलिसीज की बात है तो जीएस पेपर 2 में पॉलिसीज वाला टॉपिक है, और इकोनॉमी की इसमें बात है तो जीएस पेपर 3 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 75 वर्ष हमारी आज़ादी को जल्द ही पूरे होने वाले हैं। अब जल्द ही हमारे ऊपर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश का टैग भी लग जाएगा। देखो देश की अभी जो एवरेज एज है ना, वो काफ़ी कम है, 28.7। 50% देश की पॉपुलेशन अभी भी उसकी एज 25 से कम है। चाइना में एवरेज एज है 38.4 और जापान की एवरेज एज है 48.6। तो सोच के देखिए इंडिया के पास कितना बढ़िया मौका है। इंडिया की जो एवरेज एज है वो अब बढ़ने लगेगी। 2050 आते आते इंडिया की भी एवरेज एज 38.1 हो जाएगी। तो आने वाले जो 25 साल है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अमृत काल में हम एंटर कर रहे हैं। ये अमृत काल है आज़ादी के 75 वर्ष से लेकर आज़ादी के 100 वर्ष के बीच का समय, यानी आने वाले 25 साल, ये हमारे देश के लिए ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखो वो देश जिन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाया ना, वो देश काफ़ी डेवलप कर गए। लेकिन वो सारे देश जो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठा पाए, अपनी यंग पॉपुलेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए, वो काफ़ी पिछड़ गए डेवलपमेंट की दौड़ में। अभी देखो हमारे देश में ना सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है देश की जीडीपी में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके बाद बना राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, वो कहते हैं वो सारे देश जिन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाया ना, उन सभी देशों ने ना अपने देश की लेबर को ट्रांसफ़र किया लेस प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर से मोर प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स में। अब चाइना का एग्जाम्पल लीजिए। चाइना ने 1978 से लेके आगे 40 सालों तक लगातार
हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रजिस्टर की। तो चाइना की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 7.3% था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 40%, सर्विस सेक्टर का 53%। तो आवश्यकता यह है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाया जाए, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देखो, सर्विस सेक्टर ऑलरेडी हमारे देश की जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है और सर्विस सेक्टर एक लेवल से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। तो आवश्यकता यह है हमारे देश में जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उस पर फोकस किया जाए। अब इसके लिए कहने को सरकार स्कीम्स लॉन्च कर रही है, हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित। लेकिन वो स्कीम्स अगर आप देखोगे ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये स्कीम ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए नहीं है। जिन जिन सेक्टर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है ना, जैसे आईटी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इनमें से सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है जो सिर्फ लेबर इंटेंसिव है। बाकी सारे सेक्टर्स तो कैपिटल इंटेंसिव हैं, जिसमें ज्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार को ना सोच समझ के अपने रिसोर्सेज के हिसाब से पॉलिसीज बनानी चाहिए। हमारे पास अभी लेबर फोर्स एक रिसोर्स है, तो आप उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओ ना। देखो, जैसे कोविड-19 की महामारी आई तो कितने सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि चाइना से अभी इंडस्ट्रीज जाएंगी, दूसरे देशों में जाएंगी, इंडिया के पास मौका है। क्या इंडिया में आई? कुछ नहीं आया यार इंडिया में। सारी इंडस्ट्रीज चली गई वियतनाम में, बांग्लादेश में, दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। हमारे देश में जो कंपनी आती है ना, वो लोकल मार्केट को ध्यान में रखते हुए आती है कि हम प्रोडक्ट यहां पे बनाएंगे, लोकली बिक जाएंगे। लेकिन ना ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं आती जो ये सोच के आए प्रोड्यूस इंडिया में करेंगे और इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे। जब ये सोच के कंपनीज आने लगेंगी ना, तब जाके हम हब बनेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का। तो सरकार को सोचना चाहिए क्या दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस भी किए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या क्या दिक्कतें हैं, रेगुलेशन संबंधी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, सरकार की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज में भी दिक्कतें हैं। तो ये सारी दिक्कतें सरकार को एड्रेस करनी होंगी। मौका देखो हमारे पास बहुत बड़ा है। राइटर बोलते हैं अभी देखो प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, बीजेपी के पास में मेजोरिटी है, तो ना प्रधानमंत्री मोदी रिफॉर्म चाहते भी हैं। तो वाइड स्केल पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर आएंगे ना हमारे देश में, तो इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट का अच्छा होगा, तब जाके हमारे देश में हम मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। तो ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। अदरवाइज तो देखो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में ऐसा मौका कम आता है, अलायंस की सरकार बनती रहती है और रिफॉर्म्स लाने बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास एक मौका है रिफॉर्म लाने का, और जैसी ग्रोथ चाइना ने रजिस्टर करी उसी प्रकार से ग्रोथ रजिस्टर करने का। और एक और चीज देखो, अभी ना हमारे देश में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अब ग्रोथ आनी बाकी है। तो कई बार ऐसा जो डिबेट निकल के आती है ना, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, उस डिबेट की आवश्यकता नहीं है हमारे देश में। अभी तो हमें ग्रोथ का रास्ता तैयार करना है, तो हम अल्टरनेटिव ग्रोथ का रास्ता तय कर सकते हैं। जिन चीजों से वेस्टर्न कंट्रीज ने ग्रोथ रजिस्टर की, जैसे कोयले से बिजली बना के, नहीं, अभी तो देखो वेस्टर्न कंट्रीज के पास, क्वाड में हमारे पार्टनर्स के पास नई नई टेक्नोलॉजी है ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करने की जिससे कम से कम एमिशन होता है। तो हम उनसे वो सारी टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं। समझ गए? मतलब ये वही बात हो गई कि हमने तो अभी कुछ ग्रोथ रजिस्टर की नहीं ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो फिर नए तरीके से ग्रोथ रजिस्टर करें। पुराने तरीकों से जैसे चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज ने ग्रोथ रजिस्टर की है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के, वैसे थोड़ी ना फिर हम करेंगे। अभी तो टेक्नोलॉजी है, हम लेंगे दूसरे देशों से जो दे सकते हैं, जो हमारे मित्र देश हैं। तो ये भी बात राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।